chemical bonding and molecular structure. This is our lecture number 11, in which we will discuss the modern atomic theories, modern theories of chemical combination. First of all, we will discuss about valence bond theory, in which we will discuss the formation of a covalent bond between two atoms. And this theory is totally based upon the quantum mechanical model of atom, which was given by the Schrödinger. तो हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही है, we have already discussed that Lewis approach जो थी chemical bonding की, that failed to explain the formation of chemical bond in a satisfactory way, because some of the exceptions are there which are not explained by that particular approach. That is Lewis approach जो थी उसने काफी कुछ केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन को तो एक्सप्लेन कर दिया था वहां पे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस थी, कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो ल्यूइस अप्रोच नहीं दे पाई। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली जैसे कि आपको बताया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो थी, जो बसेपर थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की है, वो भी एक लिमिटेड सी अप्रोच थी, वो भी विच जस्ट एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, एंड वो भी सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल केमिकल स्पीशीज होते हैं, उनकी ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन तो कर पाए थे ये, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, how there exists the special arrangement of different constituent atoms, in that case it does not explain by the Weissenberg theory. So ये सारी की सारी जो limitations थी Weissenberg theory की, इनको improve किया गया, इनको remove out किया गया by two theories, एक valence bond theory और एक molecular orbital theory, जिनको modern theories of chemical combination ही बोला जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी किया गया था बाय जर्मन फिजिस्ट थे ये दो, वाल्टर हेनरिच हेटरर एंड फ्रिट्ज वोल्फगैंग लंगर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कस किया था, इनको स्टडी किया था इस चीज को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को 1927 में, और इसको बाद रीस्टडी किया गया, री एलैबोरेट किया बाय पॉलिंग एंड स्कोवर्कर्स के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आपके पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था, ये थ्योरी टोटली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। ठीक है जी, उसको लेकर हमने फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को यहाँ पे स्टडी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टडी किए गए थे टू जो एस्पेक्ट्स थे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2, दैट इज हीलियम मॉलिक्यूल। दो कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस किया गया था, एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस कंसेप्ट, मतलब एनर्जी कंसिडरेशन कंसेप्ट, और दूसरा था आपका ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। इन दो कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंगली इन दोनों स्पीशीज को, हाइड्रोजन एंड हीलियम को डिस्कस किया गया था, नॉन फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू वेसेपर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, वहां पे क्या होता है कि दो 1s ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, और जनरेट करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को, जिसके बारे में हम इसी स्टेज में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल को डिस्कस किया गया दो कैटेगरीज में डिवाइड करके, एक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस और दूसरा इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। एनर्जी कंसिडरेशंस के केस में कैसे डिस्कस किया गया, हमें पता है हाइड्रोजन के केस में एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में अप्रोच करते हैं बेटे, वहां पे क्या होता है कि एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन सेटअप होती है, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आप कह सकते हो न्यूक्लियस ऑफ द वन एटम, वन हाइड्रोजन एटम, एंड electrons, valence electrons of the other hydrogen atom interact with respect to each other, due to which forces of interactions takes place। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज करती है, और एनर्जी डिक्रीज कर रही है मींस टू से which leads to stability of the molecule, that is bond formation takes place।
यही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई। तो जैसे दो एटम्स अप्रोच करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच करते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट। जाहिर सी बात है, पहले तो इंडिपेंडेंट एटम्स हैं आपस में, वहां पे उनमें इंडिविजुअल अट्रैक्शंस टेक्स प्लेस हो रही हैं न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन जब दो एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, दोनों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होंगी, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो अट्रैक्शन टेक्स प्लेस करेंगे, वहां पे अट्रैक्शंस टेक्स प्लेस होंगे। तो ये यहाँ पे इलैबोरेट किया गया है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Na एंड Ea। ये अट्रैक्शन करेगा जब इंडिविजुअल एटम्स होंगे, जब वो एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम, दैट इज NaEb एंड NbEa। समझ रहे हो? फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट एटम्स है, जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे हैं उस केस में ये इंटरेक्शन सेटअप करेंगे, न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। लेकिन जब एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर गया, वहां पे कौन सी अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, Na एंड Eb एंड Nb एंड Ea। एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन, एक न्यूक्लियस जो है, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के बैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब उसको अट्रैक्शन होगी, वहां पे टेक्स प्लेस होगी, और दूसरे का जो न्यूक्लियस है वो पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या होगा, आपको पता है एनर्जी ड्यूरिंग अट्रैक्शंस, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस करते हैं, जब दो ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस करता है। तो यहाँ पे इन फोर्सेस के विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, दैट इज दीज फोर्सेस टेंड टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब एटम अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स वो आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और दूसरा, न्यूक्लियस ऑफ द बोथ स्पीशीज दे विल आल्सो रिपेल ईच अदर, वो भी दूसरे को रिपेल करेंगे वहां। ठीक है, और क्योंकि रिपल्शन हो रही है तो एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। अब एक चीज नोट कर लेनी है, द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड और कंपाउंड फॉर्मेशन डायरेक्टली हम कह सकते हैं, इज ऑलवेज टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम टेक्स प्लेस। जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी तभी बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी, तभी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। अगर एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है, एनर्जी उल्टा इंक्रीज हो रही है, मतलब रिपल्शन हो रही है, अगर रिपल्शन ज्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा उस केस में। समझ रहे हो? तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसीडरेशंस में हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ द एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर। जब दो एटम आपस में अप्रोच करते हैं तो एनर्जी कैसे वेरी करती है, वहां पे एनर्जी वेरिएशंस कैसे होती हैं। तो कैसे होती हैं, जब दो एटम्स में इंटरेक्शन सेटअप होती है, इंटरेक्शन किन में होगी, एटम के एक पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जब इंटरेक्शन सेटअप होगी, एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस मींस टू से फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बेस भी फिजिबल हो जाएगा, इजीली बॉन्ड फॉर्म टेक्स प्लेस होगा। बॉन्ड फॉर्म टेक्स प्लेस हो रहा है, इट मींस टू से बॉन्ड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगी, मतलब मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। मतलब कहने का ये है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहेंगे वो दोनों स्पीशीज को आपस में क्लोज लाएंगे, और रिपल्सिव इंटरेक्शन जो होंगी वो एक दूसरे को अवे करेंगी, एटम्स को दूर दूर धकेलेंगे। तो इतना तो बेटा लॉजिकल है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कब होनी है, जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, जब दोनों में अट्रैक्शन सेटअप होगी तब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी, मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होनी है जब अट्रैक्शन होंगी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन तभी केसेस, उन्हीं केसेस में सिर्फ टेक्स प्लेस करेगी जहां पे एनर्जी लॉस हो, जहां पे एनर्जी क्या करे, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या करे, डिक्रीज करे, तभी हम बोलेंगे कि केमिकल कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये शो किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉन
दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यू मतलब जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। जब इंडिपेंडेंट थे दोनों तो उनमें अपने अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप हो रहे थे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन जैसे दोनों अप्रोच हुए वहां पे एक पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रही है। ऐसे समझ रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो इस पूरे केस में। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसको बोला जा रहा है न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो आप डॉटर लाइन के साथ देख रहे हो ये ओल्ड है, मतलब जो इंडिविजुअल में टेक्स प्लेस कर, जब वो इंडिपेंडेंट थे, जब मतलब अट्रैक्ट एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं हो रही थी, ये ओल्ड इंटरेक्शन था इस केस में। ठीक है, तो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और बीच में रिपल्शंस ये वाली दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, जो यहाँ पे शो किया हुआ है आप देख सकते हो, न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है रिपल्सिव फोर्सेस को इस तरह से भी आप बता सकते हो, हाईलाइट करके बोल सकते हो कि रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हो। जब इनको स्टडी किया गया, इनके मैग्नीट्यूड को स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये पाया गया, अब मैग्नेट वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है कि 2 टाइप्स ऑफ न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं और 2 टाइप्स ही फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब दो जनरेट हो रहे हैं, 2 न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड 2 न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो अगर फिजिकली देखें तो वहां पे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट रिजल्ट 0 निकलेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली इस चीज को डिस्कस किया गया, स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि जो मैग्नीट्यूड था न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो थी उसका जो मैग्नीट्यूड था एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी मोर, वो ज्यादा था उसके, जिसकी वजह से दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच किए दोनों ने, और वहां पे H2 मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो गई। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एटम ने एक दूसरे को अप्रोच किया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई वहां पे, क्योंकि अट्रैक्शंस बढ़ गई, रिपल्शंस कम हो गई। अट्रैक्शंस बढ़ गई और रिपल्शन कम होने का मतलब है कि एनर्जी डिक्रीज कर गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। अल्टीमेटली हुआ क्या, एक स्टेज आई जहां पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो बैलेंस कर गया फोर्स ऑफ रिपल्शन को, और सिस्टम अक्वायर्स मिनिमम एनर्जी, और वहां उस स्टेज में जाके सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, मिनिमाइज्ड रह गई उस केस में। और उसी पर्टिकुलर केस में दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए, बॉन्डेड अप हो गए, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल सेटअप हो गया, हैविंग बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर। This was experimentally studied fact about formation of H2 molecule। ठीक है जी, अब क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है उस केस में, ठीक है, since the energy gets released when the bond is formed between 2 hydrogen atoms, so hence hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atoms। अल्टीमेटली जो मैं ऑलरेडी बोलता हूं आपसे कि एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी, अगर एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एनर्जी मिनिमाइज हो रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है उस केस में। तो जब कंपेयर किया गया दोनों को, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। सो द एनर्जी सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, जो एनर्जी वहां से रिलीज हुई, that is known as bond enthalpy, which is corresponding to the minimum in the curve। कर्व कौन सी, ये वाली आप देख सकते हैं, मतलब आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना वो यहाँ पे हुआ इस केस, ये वाले केस, पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जहां पे दोनों एटम जो हैं वो क्या हो गए, बॉन्डेड अप, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। और ये जो एनर्जी रहती है ऑलमोस्ट 436 के आसपास रहती है, 436 किलो जूल आसपास के आसपास, 435 और 436 किलो जूल पर मोल के आसपास ये एनर्जी चेंज जो रहती है यहाँ पे टेक्स प्लेस करती है बेटा। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इस तरह से आप एनर्जेटिकली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन करोगे, इस चीज को एक्सप्लेन करोगे। ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना, 435.8, दैट इज 436 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे
यूटिलाइज रहती है। दैट इज अगर हमने बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको 436 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए मिनिमम, तब जाके H2 मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है जी। दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस। फर्स्ट जो स्टेप है। सेकेंडली इसी चीज को अगेन एक्सप्लेन किया गया डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। जैसे कि मैंने बताया कि जो थ्योरी है बैलेंस बोर्ड थ्योरी, इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। दैट इज यहाँ पे ऑर्बिटल कंसेप्ट्स को लेकर चले हुए हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू बीबीटी क्या कहते हैं, नोट कर लेना आप लोगों ने। अकॉर्डिंग टू बीबीटी ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। हाफ फिल्ड जैसे S1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1 होती है बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर दिया, इसके बीच में एक पॉजिटिव या नेगेटिव स्पिन के साथ एक लिखा, ये इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन व्हिच आर पार्शियली फिल्ड, व्हिच आर पार्शियली फिल्ड। इस चीज को याद रखना है, सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो पार्शियली फिल्ड होंगे। अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होगी। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी तो कंपाउंड फॉर्मेशन भी नहीं होगी, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स are so near that their atomic orbital undergo partial interpenetration, means to say interpenetration means to say overlap कर जाना, एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप, एक दूसरे के साथ बाइंड अप हो जाना, जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, मतलब एनर्जी जो होती है वो इतनी ज्यादा मिनिमाइज हो जाती है कि दो जो नियरिंग, मतलब कहने का वही है कि जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं उनके जो ऑर्बिटल्स है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वो इतना पास आ जाते हैं कि दोनों एक तरह से मर्ज कर जाते हैं। किसकी वजह से? एनर्जी कंसिडरेशंस की वजह से एनर्जी मिनिमाइज्ड हो जाती है। सो ये जो पार्शियल मर्जिंग रहती है ना, पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल स्पेशली, या फिर वन एम्प्टी एंड वन फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ये सेकंड कंडीशन होती है जो हम लेटर ऑन स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो आप यही लेकर चलो कि दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में मर्ज कर जाते हैं। और इस कंसेप्ट को, ये जो पार्शियल मर्जिंग रहती है, ये जो फिनोमिना रहता है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसकी वजह से क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हो जाती है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये दूसरा एटम, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके ऊपर अप्रोच करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, एक दूसरे एटम का, वो दोनों ऑर्बिटल क्या करके ओवरलैप करके वहां पे पेयरिंग हो गई, मॉलिक्यूल क्या हो गया? स्टेबलाइज्ड हो गया, नोबल गैस कोर बन गई, वहां पे 1s2 हीलियम की कोर कॉन्फ़िगरेशन बन गई वहां। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कंसेप्ट, the formation of a covalent bond between two atoms result by pairing of electron present in the valence shell having opposite spins। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्शियली फिल्ड रहेंगे, जो हाफ फिल्ड रहेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल्स, वो आपस में मर्ज करेंगे, वहां पे पेयरिंग टेक्स प्लेस करेगी, एंड आफ्टर द पेयरिंग देयर विल बी द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द स्पीशीज, दैट इज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कर जाएगा। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ठीक है जी। तो इस चीज को पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में अगेन शो किया गया इस तरह से। पहले नो इंटरेक्शंस, जैसे इंटरेक्शन टेक्स प्लेस होनी शुरू हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड स्टेज में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ज्यादा था, कोई इंटरेक्शन नहीं। जैसे डिस्टेंस कम होना शुरू हुआ, ओवरलैपिंग होनी, एनर्जी क्या होगी? ये देखिए एनर्जी कर्व नीचे को आ गया, दैट इज चेंज, एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आए, मतलब ओवरलैपिंग होगी, मर्जिंग हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या करके मर्ज करके एक दूसरे के ऊपर। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज किए, वहां पे क्या होगी? मिनिमम एनर्जी कंडीशन डेवलप होगी। ये देखिए, ये मिनिमम एनर्जेटिक कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगी, और जैसे ये अराइज हुआ, यहाँ पे बॉन्ड सेटअप कर गया बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमाइज हो गए,
और रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमाइज हो गए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट कर गया। और यहाँ पे जो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस हुई दैट इज ऑलमोस्ट 436 किलो जूल ऑफ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हुई। ठीक है जी, दैट इज एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग दिस कंडीशन। इस तरह से आप बेटा एक्सप्लेन करोगे ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सेकंड बेटू इस केस में आता है नॉन फॉर्मेशन ऑफ H2, मतलब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। अब He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? व्हाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट? ये क्वेश्चन बनता है आपको बेटा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिपेंडिंग ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हाई H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट whereas He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन। अब He2 के केस में, हीलियम के केस में क्या होता है? हीलियम के केस में बेटा आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s2, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स आर देयर। अब वैसे तो ये लॉजिकल सा कंसेप्ट है, अगर ध्यान से समझोगे इसको। जब दो हीलियम एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, पहले तो एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म्स में हम लेंगे, एनर्जी कंसिडरेशन की टर्म्स में जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वहां पे क्या होगा, न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस एंड न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन सेटअप करेंगे, ठीक है जी। अब प्रैक्टिकली ये नोटिस किया गया है कि जब दो हीलियम एटम आपस में अप्रोच करते हैं तो वहां पे जो न्यू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन होते हैं बेटा वो ओवरकम कर जाते हैं न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस को। मतलब फोर्सेज ऑफ रिपल्शंस मैक्सिमम है और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस मिनिमम है, जिसकी वजह से एनर्जी कंसिडरेशंस जो रहती हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती और मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई आपको 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट व्हेन 2 हीलियम एटम्स अप्रोच ईच अदर 4 न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड 5 न्यू रिपल्सिव फोर्सेस कम इनटू प्ले। अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हो रहे हैं? 4। रिपल्सिव फोर्सेस कितने हो रहे हैं? 5। तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गए वहां पे, और रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ने से जो एनर्जेटिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, वहां पे एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी, और एनर्जी नहीं डिक्रीज कर रही मींस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, केमिकल कॉम्बिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये शो किया हुआ है डायग्रामेटिकली, यू कैन सी हियर दिस वन, ये वाला केस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो डॉटेड लाइन है ये तो ओल्ड इंटरेक्शन है, न्यू वाली देखिए यहाँ पे, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के साथ, दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियस के साथ। यहाँ से ओवरऑल फर्स्ट वाला केस देखना है, ये वाला। इस केस में क्या हो रहा है, टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 हो रहे, 4 फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यू, ठीक है जी। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन किसने करनी है? न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस के केस में होना है। ओल्ड के केस में तो वो इंडिविजुअल है, अभी तो अप्रोच ही नहीं किए ओल्ड के केस में। तो जब अप्रोच करेंगे तभी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे ना वहां पे, और वहीं से एनर्जेटिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहला केस तो ये आ गया, 4 फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यू। लेकिन सेकंड वाली जब हम देखते हैं और नोटिस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो रिपल्शन टेक्स प्लेस कर रही है, 2 3 4 एंड 5, 5 फोर्सेज ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करते हैं, 5 फोर्सेज ऑफ रिपल्शन आर देयर। और इसकी वजह से क्या हो गया, फिर फोर्सेज ऑफ रिपल्शन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया, एनर्जी इंक्रीज कर गई, और स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और यही कारण है कि He2 molecule does not exist. In this way, you can explain that why He2 molecule does not exist. This is the according to the इसके अकॉर्डिंगली एनर्जी कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंगली आप इस तरह से डिफाइन करोगे। जो हाइड्रोजन के केस में एनर्जी कर्व बन रही थी ना, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये वाली बेटा, ये वाली मिनिमम एनर्जी कंडीशन डेवलप हो रही थी। हीलियम के केस में डेवलप ही नहीं हो रही है, वहां पे अट्रैक्शन सेटअप ही नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल यहाँ का यही एटम में जो अलग अलग ही रह रहे हैं, यही वाला केस रह रहा है, नीचे को आ ही नहीं रहा, अट्रैक्शन ही नहीं हो रही वहां। जैसे ही वहां पे अट्रैक्शन होनी सेटअप हुई, रिपल्शंस बढ़ गई, अट्रैक्शंस कम हो गई, अगेन वहां पे नो इंटरेक्शन गैसेस सेटअप, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम भी नहीं हुआ वहां। और यही कारण है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं हुई। सिमिलरली ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखा जाए,
तो ऑलरेडी अब यहाँ पे क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, आपको पता है, ठीक है, और वहां पे क्या है 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, और एटॉमिक टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने अभी डिस्कस किया है कि ऑर्बिटल सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन है जो पार्शली फिल्ड हो, जो हाफ फिल्ड हो। अब ये क्या है, ये तो फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मर्जिंग ही नहीं होगी बेटा। दो हीलियम एटम के ऑर्बिटल आप पूरे कंप्लीटली फिल्ड है, वो ओवरलैप कर ही नहीं सकते वहां पे। क्यों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे वहां पे, पेयरिंग तो ऑलरेडी वहां पे है, already the electrons are paired up in the valence orbitals, so that's why they can't overlap, and hence He2 molecule will not exist। समझ रहे हो, इस तरह से बेटा आप इसको एक्सप्लेन करोगे ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंगली, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस करना है, नेक्स्ट टॉपिक वही है आपका। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप एंड हेंस कैन नॉट फॉर्म अ बॉन्ड, सो देयरफॉर डायटोमिक हीलियम मॉलिक्यूल जो He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से बेटा आप इसको एक्सप्लेन करोगे। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने अच्छी तरह से एक बार असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर एज इट इज लिख लेना है। क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हाई H2 molecule exist and He2 molecule does not exist। ठीक है बेटा, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स एंड कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, टिल देन आपने इसको एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेना बेटा जी अच्छी तरह से, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्वेरी कर लेनी है। ठीक है जी।